इनकम टैक्स एक्ट 1961, इसके बेसिक कंसेप्ट आज पढ़ लेते हैं क्या है। इनकम टैक्स बेसिकली डिफरेंस देख लेते हैं। डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स हमारे इनकम टैक्स की बात करता है, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर की बात करता है, सेविडिटी कलेक्ट करता है, सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्सेस करता है इसे कलेक्ट। इसमें ग्रॉस टोटल इनकम की बात होती है, टोटल इनकम की बात होती है। इनकम टैक्स कौन सा है, इसमें एक ही एक्ट है 1961 जो इफेक्ट में आया था 1/4/1962 से। ठीक है, बातें करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस की। इनडायरेक्ट टैक्सेस इसमें लेवी और बर्डन अलग अलग के ऊपर होता है। डायरेक्ट टैक्स में लेवी और बर्डन एक ही के ऊपर होता है, इसमें अलग अलग के ऊपर होता है। इसमें जीएसटी की बातें होती हैं, कस्टम की बातें होंगी। जीएसटी जो है डील्स विद सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या नहीं आता है, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन नहीं आता है, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी नहीं आते हैं जो अभी उसके ऊपर टैक्स नहीं है, पर जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन से आ सकते हैं फ्यूचर में, लेकिन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन पे तो कभी नहीं आएंगे। कस्टम बातें करता है गुड्स की, गुड्स के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जब भी करेंगे तो टैक्स लगेगा, तो उसकी बातें करते हैं। ठीक है, कस्टम्स में 2 एक्ट हैं, कस्टम्स एक्ट 1962 और कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975। जीएसटी में 35 एक्ट हैं, 31 तो स्टेट के हैं, एक्चुअली 28 स्टेट के हैं, 3 यूटी हैं जिनके लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो उनको भी स्टेट की तरह कंसिडर करते हैं। तो 31 स्टेट है, स्टेट का जीएसटी है, 1 यूटी जीएसटी है, 1 आईजीएसटी है, 1 सीजीएसटी का एक्ट है, 1 जीएसटी कंपेंसेशन एक्ट है। कंपेंसेशन एक्ट किस लिए है, ये कंपेंसेशन एक्ट बेसिकली इट इज़ ओवर एंड अबव जो हमारा जीएसटी है वो कलेक्ट करता है, सेस की तरह है, सेस लगता है जो कि सिन और लग्जरी आइटम्स के ऊपर कलेक्ट किया जाता है। लग्जरी आइटम्स कार वगैरह होगी और सिन आइटम होगी जैसे सिगरेट, टोबैको हो गया, इनके ऊपर भारी मात्रा में 290 अप टू 290% तक सेस लगता है। तो ये सेस कलेक्ट करते हैं, किस लिए करते हैं कलेक्ट, ताकि जो स्टेट गवर्नमेंट का लॉस हो रहा होगा 2070 से लेकर 5 सालों के लिए बना है 2022 तक जो भी लॉस हो रहा होगा, तो वो इस सेस से जो कलेक्शन होगी वो इन स्टेट्स की जो लॉस की भरपाई करेंगी। और जब ये ख़त्म हो जाएगा टेन्योर हमारा, तो उसके बाद इस सेस को सेंटर और स्टेट आपस में शेयर कर लेंगे जो भी बचा हुआ फंड होगा। ठीक है, तो ये जीएसटी का कहाँ से है, कहाँ पर एक्ट है, ये 366(12)A के अंदर ये जीएसटी आता है, 366(12)A। चलो चलते हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर इनकम टैक्स एक्ट एक ही है, ठीक है, लेकिन इसका साथ देने के लिए रूल्स हैं। ठीक है, रूल्स क्या है, इनकम टैक्स रूल्स 1962, ये क्या है, प्रोसीजर्स हैं, कैसे करना है, हाउ टू डू। इनकम टैक्स क्या कहता है कि क्या करना है, व्हाट टू डू, और ये कहता है कि कैसे करना है, प्रोसीजर्स हैं। ठीक है, तो रूल बनाने की पावर जो कौन से सेक्शन से है, सेक्शन 295 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट से पावर लेकर ये इनकम टैक्स रूल्स बनाए हैं। ठीक है, कोई भी एक्ट अब बनता कैसे, कोई भी एक्ट बनता कैसे है, पहले तो मनी बिल होता है। मनी बिल के केस में क्या होता है, लोकसभा में जाता है, फिर राज्यसभा में जाता है, 14 दिन के लिए जाता है, उसको प्रेसिडेंट के एसेंट मिलता है, तो 75 डेज़ के टेन्योर में ये पूरा हमारा एक्ट बन जाता है। लेकिन ऑर्डिनरी बिल है कोई, तो वो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में जाके भी एक्ट बन जाता है। ठीक है, एक्ट बनाने की पावर देता कौन है, एक्ट बनाने की पावर मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 265 क्या कहता है कि नो टैक्स शैल बी कलेक्टेड विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। ठीक है, इसका मतलब वो कहता है कि पहले तुम एक्ट बनाओ भैया, फिर तुम जो मर्जी करो, तुम पहले एक्ट बनाओ। तो वो उसकी कहता है कि नो टैक्स शैल बी कलेक्टेड विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। अथॉरिटी ऑफ लॉ, लॉ क्या है, एक्ट ही है। इनकम टैक्स 1961 विद इफेक्ट 1/4/1962, इसके अंदर 298 सेक्शन है और 14 शेड्यूल है। इनकम टैक्स एक्ट के हैं ये 14 शेड्यूल, कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल हैं, वो अलग हैं, दैट इज सेपरेट। ये एक्ट के 14 शेड्यूल हैं और इसके अंदर कितने सेक्शन हैं, 298। कितने, 298, फिर से बोलो 298 सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। ठीक है, जो विद इफेक्ट से आया 1/4/1962 से। अब देखो यहाँ पर आज जरा हमारे ये हम देख लेते हैं, जरा डायग्राम बना रखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, ये कॉन्स्टिट्यूशन की बुक बना रखी है, कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 265 पावर दे रहा है सेंटर को और स्टेट को, सभी स्टेट्स को और सेंटर को पावर दे रहा है भैया तुम लॉ बना सकते हो। यू कैन, आई एम गिविंग द पावर टू मेक लॉ थ्रू एक्ट, थ्रू एक्ट। तो वो कैसे दे रहा है, आर्टिकल नंबर 246 के शेड्यूल 7 में, आर्टिकल 246 के शेड्यूल 7 में 3 लिस्टें बना रखी हैं, लिस्ट 1, 2, 3, और वहाँ से वो पावर उन्होंने ड्राइव कर लेते हैं। ठीक है, ये कहता है कि भैया मैं तुम्हें पावर देता हूँ,
वो कहते हैं ठीक है हम पावर देता हूँ कि तुम बना सकते हो। तो ये आर्टिकल 246 में जाके शेड्यूल 7 में जाके लिस्ट बना रखी है और वहाँ से पावर लेकर वो क्या करते हैं, हमारा एक्ट बना लेते हैं और ले कर देते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट लिस्ट 1 और लिस्ट 3, स्टेट गवर्नमेंट लिस्ट 2 और लिस्ट 3। एक तो 3 लिस्ट है। लिस्ट 1 है यूनियन लिस्ट 2 को कहते हैं स्टेट लिस्ट 3 को कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, मतलब पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली दोनों ही होते हैं उसमें, लेकिन कुछ भी डिस्प्यूट होता है पार्लियामेंट प्रिवेल करता है। लिस्ट 1 में यूनियन लिस्ट है और इसमें पार्लियामेंट ही होता है, पार्लियामेंट के पास पूरी पावर होती है कोई भी लॉ बनाने के लिए। लिस्ट 2 में स्टेट लिस्ट है और इसमें स्टेट असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इसके पास पावर होती है लॉ बनाने के लिए, टैक्स इम्पोज करने के लिए। ठीक है, तो ये कहाँ से आती है, आर्टिकल 246 के शेड्यूल 7 में ये लिस्टें हैं और यहाँ से ये उठाता है। समझ गए, आर्टिकल 246 के शेड्यूल 7 में लिस्टें बना रखी हैं और वहीं से पावर से ये यूनियन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट असेंबली, स्टेट गवर्नमेंट ये अपने लॉ बनाते हैं टैक्स लेवी करने के लिए। ठीक है, और इसको पावर इनको वहाँ से पावर मिलती है, इनको कहाँ से पावर मिलती है, आर्टिकल 265 से। अब देखो इनकम टैक्स देगा कौन, इनकम टैक्स कौन देगा, ये लिस्ट 1 में, लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 82 की पावर से ये आया है कि इनकम टैक्स कौन देगा भाई हमारा। ठीक है, ये कौन बताता है, लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 82, इसमें एग्रीकल्चरल इनकम इंक्लूडेड। एग्रीकल्चरल इनकम पर भी टैक्स लगाने की पावर कौन देता है, वो लिस्ट 2 में, ये स्टेट लिस्ट है, इसकी एंट्री नंबर 46, ध्यान रखना एंट्री नंबर 46 इनकम टैक्स के लिए, एंट्री नंबर 82 ऑफ लिस्ट 1, इन एग्रीकल्चर इनकम के लिए एंट्री नंबर 46 ऑफ लिस्ट 2। आगे देखो, इनकम टैक्स एक्ट में कोई भी अमेंडमेंट लानी है तो फाइनेंस एक्ट, जो हर साल फाइनेंस एक्ट आता है ना, तो फाइनेंस एक्ट से अमेंडमेंट होती है। अब यहाँ देखो नोटिफिकेशन और सर्कुलर समझ लो। नोटिफिकेशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और सीबीडीटी दोनों इशू कर सकते हैं और दिस इज़ बाइंडिंग ऑन एसएससी एंड डिपार्टमेंट। लेकिन सर्कुलर जो होता है वो सीबीडीटी ही इशू करता है और वो डिपार्टमेंट अपनी यानी सीबीडीटी के ऊपर ही लेवी होती है, एसएससी के ऊपर नहीं होती है। आगे चलते हैं, देखते हैं सेक्शन 4, दिस इज़ द चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स। क्या है हमारा चार्जिंग सेक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट है, ये बताता है कि इनकम टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। अब ये चार्जिंग सेक्शन है, इसके अलावा इसके 5 बच्चे हैं, यानी 5 हेड हैं जो कि वो भी, उनके भी चार्जिंग सेक्शन है, वो भी बताते हैं कि वो पर्टिकुलर हेड में इनकम टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। जैसे कि सैलरी का है चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 15, हाउस प्रॉपर्टी का सेक्शन 22, पीजीबीपी का सेक्शन 28, कैपिटल गेन का सेक्शन 45 और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का सेक्शन 56। ठीक है, अब चलते हैं कि सेक्शन 4 में क्या क्या बताता है। ये बताता है कि इनकम टैक्स किस पर्सन के ऊपर लगेगा। पर्सन होता क्या है, पर्सन है, इसको डिफाइन किया गया 231 में। 231 में डिफाइन किया कि कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, एचयूएफ हो सकता है। एचयूएफ मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये मुस्लिम और क्रिश्चियन इसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं, वो एचयूएफ नहीं बना सकते हैं। तो एचयूएफ में भी को पार्सनर होते हैं जो कि 4 जनरेशन तक चलते हैं। इसको जो हेड होता है उसको कर्ता कहते हैं, यानी फादर सन का सन, ये 4 जनरेशन चलती हैं, को पार्सनर कहते हैं इसको। आगे हो गया कंपनी होगी, फर्म होगी। फर्म हमारी क्या होती है, फर्म इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में डिफाइन किया गया इसको। और फर्म के साथ ही आता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को भी डिफाइन किया गया है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंदर। ठीक है, उसको पढ़ सकते हैं डिटेल में। वो क्या है, लोकल अथॉरिटी, उसको कहते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सनस। एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब इंडिविजुअल, एचयूएफ कंपनी मिलकर मान लो एक पर्सनस का ग्रुप बना दिया तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन बन गया। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल मतलब इंडिविजुअल्स नहीं बना के 3-4 इंडिविजुअल मिलकर ही एक बॉडी बनाई तो उसे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पर्सन की डेफिनेशन। तो एक पर्सन होना चाहिए सबसे पहले तो, और दूसरी बात अगर पर्सन की डेफिनेशन में है तो उसको टोटल इनकम देखनी है कितनी है। टोटल इनकम कैसे चेक करते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्शन माइनस करते हैं हम। डिडक्शन कौन सी, 80C और 80U की, ये डिडक्शन माइनस करते हैं तो हमारा टोटल इनकम आता है। आप ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट कैसे करते हैं, वो करते हैं पहले 5 हेड की इनकम निकालो भाई टोटल। ये 5 हेड्स हैं हमारे, 5 हेड्स की टोटल इनकम निकाल लो। उसके बाद 5 हेड्स की टोटल इनकम कहाँ से कहाँ तक, सेक्शन कौन से, सेक्शन 15 से लेकर सेक्शन 59 तक आते हैं। सेक्शन 15 से लेकर सेक्शन 59 तक आते हैं। इसके बाद करो इसमें क्लबिंग ऑफ इनकम। क्या करो इसमें, क्लबिंग ऑफ इनकम करो, मतलब तुम्हारी वाइफ की इनकम है जो तुम जानबूझ के अलग कर रहे हो, उसको दे रहे हो, तो वो भी क्लब कर लो, उसको क्लबिंग ऑफ इनकम कर लो। वो क्लबिंग ऑफ इनकम कहाँ, सेक्शन 60 से 65 के बीच में आता है। उसके बाद माइनस कर दो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस तो माइनस कर दो, कहाँ आता है, सेक्शन 70 से 79 के बीच में डिफाइंड है। तो ये सब कर लो। ग्रॉस टोटल इनकम में से तुम डिडक्शन माइनस कर लो
डिडक्शन जो आएगा तुम्हारा टोटल इनकम आएगा। अब ये जो टोटल इनकम है उसके लिए तुम्हें एसएससी बनना पड़ेगा। अगर तुम एसएससी बन गए, पर्सन है, पर्सन एसएससी नहीं, जरूरी नहीं कि हर पर्सन एसएससी हो। एसएससी बनने के लिए क्या बनना पड़ेगा, उसकी लिमिट जो टोटल इनकम है दैट शुड बी ग्रेटर देन द एग्जम्पशन लिमिट। एग्जम्पशन लिमिट कितनी होती है, अब टोटल इनकम जो होती है उसकी एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर होनी चाहिए। एग्जम्पशन लिमिट कितनी है, जनरली अगर आप इंडिविजुअल और आपकी एज लेस देन 60 ईयर्स है तो एग्जम्पशन लिमिट है 2.5 लाख। 60 से 80 साल के बीच में तो एग्जम्पशन लिमिट है 3 लाख, और अगर मोर देन और इक्वल टू 60 ईयर्स है तो आपकी एग्जम्पशन लिमिट है 5 लाख। यानी इस लिमिट तक हो तो आपको एग्जम्पशन मिलेगी, ठीक है। रेजिडेंट होने चाहिए। अगर नॉन रेजिडेंट है तो अब एग्जम्पशन जो है वो 2.5 लाख है हर केस में ही। नॉन रेजिडेंट एग्जम्पशन लिमिट आपकी 2.5 लाख है, चाहे कोई भी केस हो, ठीक है, फॉर ऑल द एज ग्रुप्स। तो ये एसएससी हो गया हमारा, ठीक है, ये एसएससी हो गया हमारा। अब यहाँ से हम समझ पाते हैं कि ऑल दी पर्सन्स नीड नॉट बी एसएससी बट ऑल दी एसएससीज आर पर्सन, करेक्ट ना। चलो आगे चलते हैं, फिर देखते हैं इसमें रेट होना चाहिए। रेट एज पर द फाइनेंस एक्ट जो होता है ऑफ द प्रीवियस ईयर उसके हिसाब से रेट लगता है। उसके बाद रेजिडेंस स्टेटस चेक करना होता है हमें। रेजिडेंस स्टेटस के बेसिस पे लगता है कि ये तो रेजिडेंट स्टेटस कैसे होता है कि रेजिडेंट होता है तो रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है या फिर रेजिडेंट नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है, ROR होगा। और नॉन रेजिडेंट एक होता है नॉन रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट, और रेजिडेंट के भी 2 पार्ट होते हैं, ROR। अब ROR के केस में तो सारी ग्लोबल इनकम ही टैक्सेबल होती है, जितनी भी इनकम जहाँ मर्जी कमा लो, चाहे यहाँ पर चाहे बाहर, सारी इनकम टैक्सेबल है। लेकिन NOR के केस में सिर्फ एक्री और अराइज इन इंडिया होती है और आउटसाइड में तभी होती है जबकि बिजनेस सेटअप इंडिया में होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है बात। ग्लोबल इन अगर रेजिडेंट है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, वो तो जहाँ मर्जी इनकम कमा लो उसको सब टैक्स लगाना है। लेकिन अगर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो इंडिया में तो एक्री और राइज हुई है तो वो तो है, लेकिन बाहर तभी होगी जब उसका सेटअप, बिजनेस का सेटअप इंडिया में होगा तो वो टैक्सेबल होगी, अगर बाहर ही है तो नहीं होगी। और नॉन रेजिडेंट के केस में जब इंडिया में एक्री और राइज होगी तभी के तभी वो टैक्सेबल होगी, बाहर होगी तो नहीं हो करके, चाहे बाहर से अंदर आए तब भी नहीं होगी, समझिए। चलो हम बातें करते हैं आगे, प्रीवियस ईयर के बारे में पढ़ लेते हैं। पहले प्रीवियस ईयर को समझ लो, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर की तरह समझो कि जो हमारा असेसमेंट ईयर जो हमारा होता है जिसमें असेसमेंट हो रही है और उसका जो पिछला बिल्कुल पिछला है वही हमारा प्रीवियस ईयर मानते हैं। एक्चुअली वो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर होता है। इसको डिफाइन किया सेक्शन 3 में किया गया है, और ये लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ हो सकता है, क्योंकि पिछले साल मान लो बिजनेस सेटअप ही हमारा बीच मिड ऑफ द ईयर हुआ है, तो वो जब सेटअप होता है, जब सेटअप होता है, कमेंस की बात नहीं हो रही, जब सेटअप होता है तब से वो उसको प्रीवियस ईयर मानते हैं, ठीक है। असेसमेंट ईयर जो होता है सेक्शन 2(9) में डिफाइन किया गया और ये हमेशा ही 12 महीने का ही होता है। ऑल दिस इज ए पर्सन्स बट ऑल दी पर्सन्स मे नॉट बी एसएससी। आगे चलते हैं, रेट की बात कर लेते हैं फटाफट। ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम है हमारी। ओल्ड स्कीम के हिसाब से हमारी क्या रेट है हम देखते हैं। इंडिविजुअल है तो क्या होगा, HUF BY AOP, और आर्टिफिशियल जुडिशली पर्सन है तो क्या होगा देख ले। इंडिविजुअल के केस में 3 बातें हो सकती हैं, लेस देन 60 ईयर, 60 to 80 और मोर देन 80 ईयर्स। हमने बात किया था अगर लेस देन 60 ईयर्स है तो 2.5 लाख तक, अप टू 2.5 लाख तो नील है, ठीक है। लेकिन 2.5 से 5 लाख तो 5% के हिसाब से 5% ऑफ टोटल इनकम, ठीक है, ध्यान देना है। 5% है तो टोटल इनकम इतना टैक्स लगेगा। और 5 to 10 है, 5 to 10 लाख क्या है, टोटल इनकम है। 5 to 10 लाख टोटल इनकम है तो 20% ऑफ द टोटल इनकम आपका टैक्स बन जाएगा। और मोर देन 10 लाख है तो 30% ऑफ द टोटल इनकम आपका टैक्स बन जाएगा। तो देखो 5 के बाद 20 है सीधा और फिर 30 है, 2.5 से 5 है, 5 से 10 है, 10 और मोर देन 10 है, ठीक है। ये तो बिल्कुल छोटे, जो कि ये 2.5 लाख मतलब बहुत ही छोटे, बहुत ही गरीब लोग हैं। 2.5 से 5 लाख मतलब थोड़ा सा गुड स्टैंडर्ड के हैं, और 5 से 10 लाख मतलब थोड़ा सा मिडल स्टैंडर्ड के हैं, और ग्रेटर देन 10 लाख मतलब हायर स्टैंडर्ड पे आ गए हैं, ठीक है। तो गरीब से ऊपर तो ये BPL ही आ गया, ये लोअर क्लास में आ गए, मिडिल क्लास में आ गए, हायर क्लास में आ गए, ठीक है। इसको ऐसे समझ लो कि BPL को तो नीली कर दिए, लोअर क्लास को 5% कर दिए, मिडिल क्लास को 20% कर दिया और हायर क्लास को 30% दे दिए। इस तरह से समझ सकते हैं। 60 से 80 साल के बीच में लिमिट जो है हमारा 3 लाख कर दिया, 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 3.5 लाख से लेकर 5 लाख तक 5% हो जाएगा, 5 से 10 वही आगे 20%, और मोर देन 10 लाख हो गए 30%, और ग्रेटर देन 80 तक 5 लाख तक ही नील कर दिया तो 5 से 10 लाख उसके बाद सीधे से 20% हो जाएगा, और मोर देन 10 लाख आपका 30% के हिसाब से टैक्स
लग जाएगा। ठीक है, आगे बातें करते हैं कि HUF BY AOP AGP के केस में तो 2.5 लाख तक का नील है, मतलब ये लेस देन 60 ईयर की तरह ही चलेगा। 2.5 लाख तक नील है, 2.5 से 5% 5 से 10 20% और ग्रेटर देन 10 लाख 30% ऑफ दी टोटल इनकम पर टैक्स लगेगा। अगर न्यू स्कीम लेनी है, नई स्कीम कौन सी है? 115 BAC न्यू स्कीम है। इसका मतलब है कि इसमें 2 केस होते हैं, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट चेक करना है, और उसके बाद इंडिविजुअल या HUF चेक करना है। ठीक है, इसमें एक और बात है कि कोई भी डिडक्शंस इसमें हम अलाउड नहीं करते वो इसमें, क्योंकि टैक्स रेट्स कम होते हैं और इसमें एक बार आ गए तो जा नहीं सकते, और अगर चले गए तो फिर दोबारा ये स्कीम ले नहीं सकते आप। ठीक है, सीधी सी बात है। ये सिर्फ रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के लिए एप्लीकेबल है। रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट ही तो होते हैं, और क्या होता है, और उसके अंदर भी इंडिविजुअल और HUF के लिए ही होते हैं। किसके लिए होते हैं? इंडिविजुअल और HUF के लिए ही एप्लीकेबल है ये वाली न्यू स्कीम। कैसी है ये? 2.5 लाख, अप टू 2.5 लाख, मतलब ये न्यू स्कीम इसके लिए ही एप्लीकेबल है, इसकी बात कर रहे हैं हम। इसके अलावा और लोगों के लिए भी एप्लीकेबल है, लेकिन उसके लिए रेट्स अलग होंगे। लेस देन 2.5 लाख है तो नील है, और 2.5 लाख से 5 लाख है तो 5%। सेम चल, ये दोनों तो सेम हो गए जो हमारे ओल्ड स्कीम की तरह, लेकिन उसके आगे चेंजेस आ रहे हैं। एवरी 2.5 लाख के स्टेप्स में चल रहा है, और यहाँ पर 5% हमारा टैक्स इंक्रीज़ हो रहा है, रेट ऑफ द टैक्स इंक्रीज़ हो रहा है। 5 से लेकर 7.5 लाख का स्लैब आ गया और 10% टैक्स हो गया, 10% रेट हो गया। 7.5 से लेकर 10 लाख अगर आपका टोटल इनकम आ रही है तो 15% रेट के हिसाब से 15% ऑफ दी टोटल इनकम आपका टैक्स बन जाएगा। 10 से 12.5 लाख अगर आपकी टोटल इनकम आ गई तो 20% ऑफ दी टोटल इनकम आपका टैक्स बन जाएगा। 12.5 से 15 लाख आ गया तो 25% ऑफ टोटल इनकम का टैक्स हो जाएगा आपका इनकम टैक्स। और ग्रेटर देन 15 लाख हो गया अगर आपका टोटल इनकम, तो 30% ऑफ द टोटल इनकम आपका टैक्स बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये बातें होगी। आगे चलते हैं, हम सरचार्ज की बातें कर लेते हैं। सरचार्ज रिच एंड सुपर रिच पर्सन के लिए एक्चुअली टैक्स ऑन टैक्स है ये टैक्स ऑन टैक्स। सरचार्ज भी इसी तरह से, सेस भी इसी तरह से टैक्स ऑन टैक्स ही होता है। यह एक इनकम टैक्स के ऊपर लगेगा अगर टैक्सेबल इनकम एक लिमिट के ऊपर हो। अगर टैक्सेबल इनकम एक लिमिट के ऊपर चली जाती है, जैसे कि 50 लाख से ऊपर, जनरली इंडिविजुअल के केस 50 लाख के ऊपर अगर चली जाती है तो उसके ऊपर सरचार्ज लग जाता है। इंडिविजुअल के केस में 50 लाख तक टैक्सेबल इनकम है तो नो सरचार्ज लगेगा। 50 लाख से 1 करोड़ है तो 10% ऑफ इनकम टैक्स पे लगता है ये। अब ध्यान देना, ये टैक्सेबल इनकम पे नहीं लगता है, ये इनकम टैक्स के ऊपर लगता है टैक्स। ये इनकम टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है, टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है ये। 50 लाख से अगर 1 करोड़ के बीच में अगर टोटल इनकम है आपकी तो 10% ऑफ द इनकम टैक्स। अगर आपकी टोटल इनकम 50 से 1 करोड़ के बीच में है तो सरचार्ज लग जाएगा। सरचार्ज कैसे लगेगा, किस रेट से लगेगा? 10% लगेगा ऑफ इनकम टैक्स। समझ के बात को? ये टोटल इनकम इतनी है, टोटल इनकम चेक करनी है कि क्या इसकी लिमिट को क्रॉस कर रही है टोटल इनकम। अगर ये क्रॉस कर जा रही है तो आपके ऊपर लग जाएगा सरचार्ज। किस रेट से लगेगा? 10%। किस पे लगेगा? ऑन दी 10% ऑन दी इनकम टैक्स। जो इनकम टैक्स आपने कैलकुलेट करके रखा है उसके ऊपर 10% और लग जाएगा ये सरचार्ज। एक्चुअली जो सरचार्ज होते हैं और इसे से ही एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए जनरेट करते हैं। जब भी इनका मकसद पूरा हो जाता है तो एक्चुअली ये बंद भी हो जाते हैं। आगे है, 1 करोड़ से अगर 2 करोड़ के बीच में आपकी इनकम है, टोटल इनकम है, अगर 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में टोटल इनकम तो 15%, 15%। 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में तो 25%, ऐसे 2, 5, 25। 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में तो 37%, और मोर देन 10 करोड़ है तब भी 37% के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा? ये सरचार्ज पे करना पड़ेगा। आगे देखो, इसमें थोड़े 3 एक्सेप्शनल केसेस हैं। अगर डिविडेंड इनकम है या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला है, 111 कौन सा? शेयर वाला, या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला है, यानी शेयर वाला वही। तो इस केसेस में जो मैक्सिमम सरचार्ज जो है वो हमारा है 15%। ये मैक्सिमम सरचार्ज कितना है? 15% है। और इसमें कितनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो होता है उसमें 1 लाख की एग्जम्पशन भी होती है। ठीक है, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं मार्जिनल रिलीफ की बातें कर लेते हैं। मार्जिनल रिलीफ क्या होता है कि अगर सरचार्ज की वजह से कोई हार्डशिप हो रही है तो मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। ठीक है, मतलब अगर जो टैक्सेबल इनकम है वो ग्रेटर देन सरचार्ज की लिमिट है। अगर अगर टैक्सेबल इनकम जो है वो सरचार्ज की लिमिट से ऊपर चला गया, मान लो टैक्सेबल इनकम 50 लाख है, जैसे कि 50 लाख की जो लिमिट है, अगर वो टैक्सेबल इनकम 50 लाख से ऊपर चला गया, मान लो 51 लाख चला गया, तो क्या होगा? 1 लाख ज़्यादा हो गया तो सरचार्ज लग जाएगा। 50 लाख से ऊपर होते ही सरचार्ज लग जाएगा, तो 1 लाख ज़्यादा है ना सरचार्ज की लिमिट से। सरचार्ज की लिमिट कितनी है? 50 लाख।
अभी उससे ऊपर चला गया तो सरचार्ज लगेगा भैया उसके ऊपर। अगर तो 51 लाख पर इनकम टैक्स पड़ेगा आपको। तो कैसे पड़ेगा 51 लाख पर इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले तो हम देखेंगे वही ज़ीरो से इनकम टैक्स के स्लैब के हिसाब से। सबसे पहले अप टू 10 लैक्स तो हमारा 1,12,500 हो जाएगा। और उसके बाद कितना बच गया हमारा 41 लाख ना, 10 लाख तक तो 1,12,500 हो गया, 1,12,500। उसके बाद 41 लाख बचे, उसके बाद सीधे से 30% पड़ेगा तो पंजे टोटल हमारा 13,42,500 पड़ गया। क्योंकि अब 50 लाख से ऊपर तो सरचार्ज लगेगा। सरचार्ज कितना लगेगा? 10% लगेगा ऑन इनकम टैक्स लगेगा। इनकम टैक्स हमारा इतना है तो इनकम टैक्स के ऊपर सरचार्ज लग गया तो सरचार्ज कितना है? सरचार्ज कितना हो जाएगा? 1,34,250 हो जाएगा। अब देखो इनकम टैक्स ज़्यादा, इनकम टैक्स कितने सरचार्ज जो है हमारा 1,34,000 हो गया। लेकिन इनकम टैक्स कितनी बड़ी है हमारी, सॉरी इनकम कितनी बड़ी थी हमारी यहाँ पर? सरचार्ज वाली इनकम कितनी बड़ी थी? 1 लाख, है ना, 1 लाख बड़ी थी और सरचार्ज कितना बढ़ गया? 1,34,000। ये तो बड़ा भैया घाटा हो गया। वो बोलते हैं कि ये तो नुकसान वाली बात है हमारे लिए। तो क्या कहते हैं, तो मार्जिनल रिलीफ कहते हैं, सरकार कहती है मार्जिनल रिलीफ दे देंगे भैया। मार्जिनल रिलीफ कैसे देंगे? देखो ये हमारा 50 लाख है और जितना ये बढ़ा हुआ इनकम है ये सरचार्ज वाली इनकम है हमारी, सरचार्ज वाली इनकम है। 50 से 51 लाख के बीच, 50 लाख तक तो कुछ नहीं लगना था, उसके आगे सरचार्ज वाली इनकम है हमारी। और ये टैक्स है हमारा, टैक्स हमारा ये सरचार्ज है। तो ये हमारा है सरचार्ज की वजह से जो टैक्स लोन है, सरचार्ज वाला टैक्स, सरचार्ज वाली इनकम का टैक्स है ये। कितना है? 30% होगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि ये 10 लाख के ऊपर 30% ही चलेगा तो 30% है। तो क्या कहते हैं सरकार क्या कहती है? मार्जिनल रिलीफ कहती है कि मार्जिनल रिलीफ देंगे। कैसे कैलकुलेट करते हैं कि ये सरचार्ज जो होता है प्लस सरचार्ज वाली टैक्स की जो नॉर्मल टैक्स की लिमिट है 30% है, जो सरचार्ज वाली इनकम का नॉर्मल टैक्स जो है वो है 30%, वो कैलकुलेट करेंगे और माइनस कर देंगे सरचार्ज वाली इनकम को, तो हमारा आ जाएगा मार्जिनल रिलीफ। देखो यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। मार्जिनल रिलीफ सरचार्ज वाली इनकम का टैक्स कितना बन गया? 30% बन गया 1 लाख का। सरचार्ज वाली इनकम कितनी है हमारी? 1 लाख है। सरचार्ज वाली इनकम कितनी है? 1 लाख है। उसका टैक्स कितना पड़ गया? 30%। सरचार्ज कितना? 1,34,000। उसमें से माइनस कर दो सरचार्ज वाली इनकम यानी जो 1 लाख थी, तो आ गया 1,64,250 माइनस 1,64,250। ठीक है, सीधी सी बात है। सरचार्ज की वजह से हार्डशिप हो रहा है, तो सरचार्ज वाली इनकम जितनी भी है हमारी, सरचार्ज वाली इनकम, सरचार्ज पहले देखो सरचार्ज कितना है और सरचार्ज वाली इनकम का टैक्स कितना है। सरचार्ज वाली इनकम का टैक्स कितना है? 1 लाख सरचार्ज वाली इनकम है और उसके ऊपर टैक्स कितना है? 30%। वो दोनों को ऐड करके जो आता है उसमें से सरचार्ज वाली इनकम को माइनस कर दो 1 लाख, तो जितना भी बनेगा वो मार्जिनल रिलीफ माइनस कर देना, तो ये तुम्हें मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा। आगे चलते हैं। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो होते हैं @4% ऑफ द इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज इफ़ एप्लीकेबल, तो उसके ऊपर लगता है इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज के ऊपर ही लगता है, मुझे ध्यान देना है। हेल्थ एंड एजुकेशन से इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज पे लगता है, इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज के ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है, ध्यान देना। ठीक है, रिबेट की बात कर लेते हैं। अगर टैक्सेबल इनकम अगर टोटल इनकम जो तुम्हारी बन रही है, अगर तुम्हारी टोटल इनकम लेस देन इक्वल टू 5 लाख है तो 12,500 तक का मैक्सिमम रिबेट मिल जाएगा। ठीक है, नहीं तो जैसे कि नील टैक्स हो जाएगा। अगर आपको 5 लाख तक है तो पूरा का पूरा ही रिबेट मिल जाएगा। अगर टोटल इनकम 5 लाख से कम है तो जितने भी टैक्स बन रहा होगा पूरा का पूरा रिबेट उतना ही मिलेगा, यानी कि ज़्यादा मिल जाएगा। समझ के बात को, अगर 5,000 का टैक्स बन रहा है तो 5,000 का रिबेट मिल जाएगा, और अगर टोटल इनकम 5 लाख से कम है तो। आगे चलते हैं। PF यानी पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप LLP या फिर लोकल अथॉरिटी के केस में जो रेट ऑफ टैक्स है वो 30% टोटल इनकम है। कितने हैं? 30% टोटल। पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहे हैं हमारी, LLP की बात कर रहे हैं, LA की बात कर रहे हैं। PF LLP या LL के केस में, LA के केस में रेट जो हमारा 30% टोटल इनकम है। सरचार्ज कितना लगता है? 12% लगता है इफ़ टोटल इनकम इज एक्सीड्स 1 करोड़। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म इफ़ इनकम टैक्स टोटल इनकम एक्सीड्स 1 करोड़ तो सरचार्ज लगता है 12% के हिसाब से और मार्जिनल रिलीफ मिलेगा इस केस में। ठीक है, अब देख लें डोमेस्टिक कंपनी की बात कर लेते हैं और फॉरेन कंपनी की बात करते हैं। फॉरेन डोमेस्टिक कंपनी के केस में जो रेट है वो 30% है, फॉरेन कंपनी के लिए जो रेट है वो 40% है। सरचार्ज इसमें कैसे लगता है? 1 से 10 करोड़ के बीच में अगर है, 1 से 10 करोड़ के बीच में 7% और मोर देन 10 करोड़ है तो 12% के हिसाब से आपको सरचार्ज देना पड़ेगा और इसमें मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। फॉरेन कंपनी के केस में देखो तो 1 से 10 करोड़ के बीच में 2% आपको सरचार्ज पड़ेगा और मोर देन 10 करोड़ है तो 5% के हिसाब से सरचार्ज पड़ेगा और इसमें भी मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। आगे चलते हैं, देखते हैं। आगे लिखा है कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में जो रेट है इसमें देखो ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम है। इसके अंदर भी अगर ओल्ड स्कीम के हिसाब से अप टू 10K
तो 10,000, 10 की मतलब 10,000 तो 10% के हिसाब से ऑफ टोटल इनकम टैक्स पड़ जाएगा। 10 to 20K है तो 20% ऑफ द टोटल इनकम टैक्स पड़ेगा, और ग्रेटर देन 20K है तो 30% ऑफ द टोटल इनकम टैक्स पड़ जाएगा। सरचार्ज इसमें लगता है @ 12%। अगर इनकम टोटल इनकम जो है 1 करोड़ से ऊपर होती है तो, हमेशा 1 करोड़ के ऊपर ही आ रहा है, 1 करोड़ से ऊपर होती है, ये भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के इसमें अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से ऊपर है तो सरचार्ज पड़ेगा @ 12%, और मार्जिनल रिलीफ भी इसमें भी मिलेगा। ये भी फ्लैट सरचार्ज है यहाँ पर। अगर न्यू स्कीम ले लेते हैं, अगर ये न्यू स्कीम ले लेती है कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो उसमें फ्लैट रेट है 22% के हिसाब से, 22% के हिसाब से आपको टैक्स लगेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी के इसमें 22% के हिसाब से फ्लैट टैक्स रेट लगेगा। और एससी के सरचार्ज पड़ेगा @ 10%, और HEC यानी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पड़ेगा 4% के हिसाब से। इसमें जो इफेक्टिव रेट पड़ेगा 25.168% पड़ेगा। कितना पड़ेगा? 25.168% पड़ेगा। आप देख लेते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस की बात कर लेते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस की बात होती है, रेजिडेंट होता है तो फिर नॉन रेजिडेंट होगा। रेजिडेंट होगा तो ROR रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा, या तो रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। ठीक है, तो रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट को कैसे होगा? रेजिडेंट हो गया मान लो, और रेजिडेंट होने के बाद 2 कंडीशन सेटिस्फाई करना है उसको ROR बनने के लिए। या तो रेजिडेंट होना चाहिए इन 2 years इन लास्ट 10 years 10 प्रीवियस ईयर बिफोर द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। समझ रहे हो? रेलिवेंट प्रीवियस ईयर जो हमारा असेसमेंट ईयर है उसके पीछे एक रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है, उसके 10 साल। ठीक है, इस रेलिवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़ के और पीछे के 10 सालों में अगर वो 2 सालों तक रेजिडेंट रहा है, और साथ में और भी कंडीशन है कि पिछले रेलेवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़ के उसके पिछले 7 सालों में वो 730 दिन या उससे ज़्यादा इंडिया में रहा है। समझ गए? 730 दिन या उससे ज़्यादा इंडिया में रहा है, और साथ में वो रेजिडेंट है 2 प्रीवियस ईयर में बिफोर द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर इन द लास्ट 10 years। और साथ ही साथ एक कंडीशन, साथ ही साथ मैं कह रहा हूँ दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। और साथ ही साथ इंडिया में वो बिफोर 730 दिन इन इंडिया में रहा है 7 प्रीवियस ईयर में बिफोर द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, तो वो क्या बन जाएगा? ROR, अदरवाइज वो RNOR बन जाएगा। रेजिडेंशियल स्टेटस की बात करते हैं, इंडिविजुअल कंपनी हो सकती है या फिर अदर्स केसेस हो सकते हैं। तो इंडिविजुअल की बातें कर लेते हैं। इंडिविजुअल के केस में क्या होगा भैया? एग्जाम हो गया। इंडिविजुअल के केस में रेजिडेंट होगा या तो नॉन रेजिडेंट होगा। रेजिडेंट होगा तो रेजिडेंट कब होगा? अगर वो 182 दिन या उससे ज़्यादा रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में उसने इंडिया में रहा हो, या अगर वो नहीं रहा है तो, अगर 60 दिन भी रहा है, 60 दिन या उससे ज़्यादा भी रहा है प्रीवियस ईयर में, लेकिन साथ में एक कंडीशन और सेटिस्फाई करने की पढ़नी पड़ेगी कि 365 दिन या उससे ज़्यादा वो 4 प्रीवियस ईयर्स में प्रोसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। देखो ये असेसमेंट ईयर है, ये रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है, उसके पहले 4 प्रीवियस ईयर में वो 365 डेज़ या उससे ज़्यादा रहा हो। ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो वो क्या बन जाएगा? रेजिडेंट बन जाएगा। और रेजिडेंट के बाद उसको रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनने के लिए उसके लिए ये 2 कंडीशन और सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। रेजिडेंट इन 2 प्रीवियस ईयर इन द लास्ट 10 year बिफोर द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर एंड प्लस more than equal to 730 days in India in 7 previous year before the relevant previous year। कंपनी की बात कर लेते हैं तो कंपनी जो 2 तरह की होती है, इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी। इंडियन कंपनी तो सभी केसेस में ऑलवेज रेजिडेंट ही होगी। फॉरेन कंपनी केस में 2 बातें होंगी। रेजिडेंट अगर होगी, अगर वो ग्रेटर देन 50 करोड़ का उसका टर्नओवर है, ग्रेटर देन 50 करोड़ का, और उसका पोइम यानी प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया के अंदर है। ठीक है, ये देखो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट में ग्रेटर देन 50 करोड़ है तो वो रेजिडेंट बन जाएगी। और लेकिन इसके ऐसा नहीं है तो वो नॉन रेजिडेंट बन जाएगी। यानी का मतलब क्या है कि लेस देन इक्वल टू 50 करोड़ की अगर इनकम है तो भी वो नॉन रेजिडेंट है। अगर लेस देन 50 करोड़ को मानते नहीं है, वो कहते हैं कि लेस देन 50 करोड़ हमें नहीं चाहिए। फॉरेन कंपनी है लेस देन 50 करोड़ है, ठीक है, तुम नॉन रेजिडेंट हो। लेकिन फॉरेन कंपनी है और ग्रेटर देन 50 करोड़ है तो जीप करती है सरकार के कि भैया टैक्स लेना है इससे, तो कैसे लेना है, तो ऐसे कर दिया उसको। अगर लेस देन 50 करोड़ है तो छोड़ देते हैं। ग्रेटर देन 50 करोड़ है और उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया के बाहर है तब भी कुछ नहीं कर सकते वो, तो भी ये कहते हैं कि तब भी वो नॉन रेजिडेंट मान लिया जाता है। और अदर केसेस में क्या होता है? रेजिडेंट कब होता है? जब कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में होता है तो रेजिडेंट होता है। अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया होता है तो वो नॉन रेजिडेंट होता है। ठीक है, ये बात होगी हमारी। अब 5 ऐसे डिफरेंट केस हैं जहाँ पर दोबारा बनाता हूँ उसको।